क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। 8 नवंबर को जब अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर की रात जब विमुद्रीकरण का बड़ा ऐलान किया था, एक बड़ा सरकार के फैसले का ऐलान किया था, विमुद्रीकरण यानी बड़े जो नोट थे 1000 और 500 के नोटों को चलन से बाहर करने का ऐलान किया था, तो उसके बाद इस फैसले को लेकर के देश में हमने देखा शुरुआत में लोग शॉक्ड थे, परेशान थे, हैरान थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ी, लोग परेशान तो हुए, लेकिन लोगों ने इस बात को समझा कि ये फैसला देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश में जो काला धन है उसके खिलाफ उठाया गया, अर्थव्यवस्था के हक में है। और इसलिए हमने देखा कि धीरे धीरे लोगों ने परेशानी के बाद भी इस फैसले को स्वीकार किया। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि विपक्ष और अर्थशास्त्रियों की एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी थी जो लगातार ये कहती रही कि यह फैसला देश के लिए घातक है और इस फैसले से देश की विकास दर पर असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। और नोटबंदी को लेकर, विमुद्रीकरण को लेकर जो देश में एक राजनीति हुई, उसके कारण हमने देखा कि संसद भी ठप रही। संसद में, संसद के बाहर सड़कों पर भी हमने देखा विपक्ष उतरा। और आज भी जबकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया अभी चल रही है, आज भी हम देख रहे हैं कि कई राजनीतिक पार्टियां इस मसले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर एक बड़ा जो मुद्दा बना रही हैं और जनता के बीच कह रही हैं कि विमुद्रीकरण का फैसला देश के हित में नहीं था। लेकिन अभी विकास दर के जो ताजा आंकड़े आए हैं वो ये कहते हैं कि विमुद्रीकरण के बावजूद भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और जो तमाम आकलन किए गए थे कि विमुद्रीकरण के कारण देश की विकास दर घटेगी, वो तमाम आकलन धराशायी हो गए हैं। तो आज दो टूक में हम यही बात करेंगे। ताजा आंकड़े, विकास दर के जो ताजा आंकड़े आए हैं उसको लेकर हम बात करेंगे, जीडीपी के ताजा आंकड़ों को लेकर। और जो आज बड़ा सवाल हम उठाएंगे दो टूक में, वो बड़ा सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, क्योंकि मैंने विमुद्रीकरण को लेकर एक भूमिका बताई और इसीलिए हमारा आज का सवाल है कि क्या विमुद्रीकरण के विरोध के पीछे अर्थनीति नहीं बल्कि राजनीति है। यह बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने कहा, विमुद्रीकरण का विरोध हो रहा था और विरोध विपक्षी पार्टियों को करने का हक है। लेकिन जब एक अर्थशास्त्री आके कहते हैं, एक पूर्व अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री आके कहते हैं कि 2% विकास दर गिरेगी, यह फैसला देश के लिए डिजास्टर है, लेकिन उसके बाद हम विकास दर देखते हैं, तो सवाल यह है कि दरअसल वो अर्थनीति थी या राजनीति थी। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, परिचय करा दो। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ एसके जिंदल साहब हैं। एसके जिंदल साहब एसोचैम की इन्वेस्टमेंट और कैपिटल मार्केट कमेटी के चेयरमैन है। मोहम्मद अली खान साहब हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मोहम्मद अली खान साहब, ये राजनीति क्यों हो? जो विकास दर के आंकड़े आए, जीडीपी के आंकड़े आए, उससे साफ हो गया कि अर्थनीति नहीं थी इसके पीछे, बल्कि सीधे सीधे राजनीति थी। अशोक भाई, एक बात तो मैं साफ कर दूं, ये आंकड़े जो आपके सामने पेश किए गए, इनकी हकीकत और इनकी निष्पक्षता पे हम सबसे पहले सवाल उठाते हैं। आप नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते। गलत मानते हैं? बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं राजनीतिक तरीके से एक फरेब है। सरकार ने एक पर्दा डाला है अपनी नाकामी पे ये आंकड़े पेश करके, क्योंकि लोग सवाल किस आधार पे आप ये कहते हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं आपके सामने अभी 2 मिनट में साबित कर दूंगा क्यों ये आंकड़े गलत है। आपने नवंबर में 86% जो करेंसी थी आपने सर्कुलेशन से निकाल ली, 86%। मगर आप जब ये डेटा पेश करते हैं, अपनी खुद रिपोर्ट में लिखते हैं कि ये जो आंकड़े हैं ये कंजम्पशन से ड्रिवन है, यानी लोगों ने खरीदारी पे रोक नहीं लगाई, खरीदारी चलती गई है और किसी को ऐसा नुकसान नहीं हुआ। जनाब, क्या वो सारे आंकड़े गलत है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर बोल रहा था कि 17 से 18% सेल्स कम हो गई है नवंबर दिसंबर में? ट्रैक्टर नहीं बिक रहे, फर्टिलाइजर नहीं बिक रहे। जो किसानों की हम तस्वीरें देख रहे थे, जो लोगों की लाइनें लगी हुई थी, चूल्हा जलाने के लिए मुश्किल हो रही थी, अशोक भाई, आप कह रहे हैं कि वो सब झूठ था, लोग जो थे खर्चा कर रहे थे, खुश थे। आप मुझे बता दीजिए, 86% जब पैसा चला गया तो पैसा कहां से खर्च हो रहा है, कंजम्पशन कहां से हो रहा है? पहला मेरा सवाल ये है। दूसरी बात, चलिए मैं मान लेता हूं कि आप लोग जो थे कंजम्पशन हो रहा था, सच्ची बात है, मगर अगर ये हो रहा था यानी जितने लोगों के पास काला धन था उन्होंने उसे नए नोटों में बदलवा लिया और उसी से कंजम्पशन कर रहे थे, यानी आपकी डिमोनेटाइजेशन की स्कीम फेल हो गई। देखिए, सच्चाई ये है कि ये आंकड़े बिल्कुल झूठ है। और एक और मैं, आप मुझे इजाजत दें, एक आखिरी पॉइंट मेक करूंगा। इनकी खुद की
उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय ने रिपोर्ट दी है जनवरी में कि 3.4% ग्रोथ हुई है कोर सेक्टर में। 8 कोर सेक्टर जो होते हैं अशोक भाई, फर्टिलाइजर, कोल, सीमेंट, जो 38% इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें 3.5% ग्रोथ हुई है। और आप यहाँ पे कह रहे हैं 7% ग्रोथ हुई है। आपके आंकड़े मैच नहीं कर रहे। गोपाल जी, वो साफ कह रहे हैं कि जो आंकड़े हैं ये फर्जी हैं और सरकार जो है डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण की विफलताओं को इन आंकड़ों के पीछे छुपाने की कोशिश कर रही है। देखिए, सीएसओ एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डेटा है और वो कोई आज से बनी नहीं है, हमने बनाई नहीं है, वो कई सालों से चल रही है। मतलब सीएसओ तो झूठी है और जो मोहम्मद खान कहें या कांग्रेस के लीडर्स कहें वो सही है। मतलब इनके परसेप्शन और इनकी जो आपने पहला आपके प्रश्न में ही इसका उत्तर नहीं था कि ये राजनीति थी, केवल विमुद्रीकरण का विरोध एक राजनीति थी। इनके ध्यान में आ गया कि जनता इसके लिए बहुत सपोर्ट कर रही है और इसके लिए इनका विरोध था। लेकिन आप ओईसीडी के डाटा देख लीजिए, ओईसीडी ने भी आज कल कहा है। मैं ओईसीडी के उस पर, लेकिन उससे पहले जो एक जो बड़ी बात कह रहे कंजम्पशन जो है वो कहां से हुआ जब नोट ही नहीं थे। सरकार ने इसका जवाब उसी में दिया है। सीएसओ ने रिपोर्ट में कहा है कि जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है वो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन भी है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो 3 क्वार्टर से कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था वो 3.5% से बढ़ा है, तो और वह गवर्नमेंट के स्पेंडिंग से भी हुआ है। दूसरी बात ये जो कहते हैं कि कंजम्पशन कम हो गया था, कंजम्पशन कैश कंजम्पशन को हुआ था, बैंक को किसी ने नहीं रोका था। तो जो जनरल पब्लिक है वो ज्यादातर 97% हमारे यहाँ पे छोटे छोटे खर्चे होते हैं और उसमें कहीं ना कहीं वो जो आम कैश चेक से तो पेमेंट कर रहे थे, पेटी जो मोबाइल बैंकिंग की इतनी ज्यादा फोकस किया और जो 15-20 दिन 1 महीने तक जो डिमोनेटाइजेशन का सडन इफेक्ट हुआ था उसके बाद जो तेजी से ग्रोथ हुआ, अल्टीमेटली हमारे देश में जो फॉर्मल इकोनॉमी में जाना पूरी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देख लीजिए 6% ग्रोथ। इन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में उपज ही नहीं हो रही और 6% ग्रोथ हुई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 8.3% और ये दोनों महत्वपूर्ण एरिया है, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। हम यही कह रहे थे बार बार कि इन दोनों को कांग्रेस ने, यूपीए ने इतने सालों से निगलेक्ट किया है। एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ लेस देन 2% थी, वो इतनी बढ़ गई है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो था वो बिल्कुल खराब हो रहा था, उसमें बहुत तेजी है। और अल्टीमेटली ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन से ही इन्वेस्टमेंट ड्राइव करते हैं। कंजम्पशन एक ही हिस्सा है, कंजम्पशन सरकारी भी होता है और सारा इन्वेस्टमेंट। मोहम्मद अली खान, तो मैं आपको मौका दूं, उससे पहले मैं जिंदल साहब, आपको लगता है सरकार जो है, सीएसओ जैसी संस्थाएं जो हैं इंडिपेंडेंटली काम करे, आपको लगता है उनके आंकड़े जो हैं वो फर्जी आंकड़े बनाए जा सकते हैं? इस तरह की कोशिश हो सकती है जो मोहम्मद अली खान साहब कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं मानता इसको। ये कोई आखिरी आंकड़ा उसने नहीं दिया है, इसके बाद भी उसको आंकड़े देने हैं, कोई बंद नहीं होने जा रही है वो, तो वो मानना गलत होगा कि हम ये उम्मीद करें कि वो गलत है। हमें नहीं अच्छे लग रहे, हम कह सकते हैं कि अच्छे नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि झूठे हैं क्योंकि अच्छे नहीं लग रहे। लेकिन मैं उनको गलत नहीं मानता। और जहाँ तक बात है, तब भी ये अंदेशा था पूरा कि ये टेम्परेरी है पेन। एक सिस्टम चल रहा है, हम कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, वो हमारी जो इनकम होती है उसकी एक लिमिटेड चीज़ होती है जो बेसिक नीड्स होती हैं, वो 2 महीने चलाना था। शुरू में हमें अंदाज़ा नहीं था इसकी पेन कहाँ तक जाएगी, लेकिन जब 2 महीने पूरे हुए तो वो हम सबको भूल ही पड़ गई उसकी कि भाई कुछ हुआ था, डिमोनेटाइजेशन जैसी कोई चीज़ हुई थी। 2 महीने के बाद कोई याद नहीं रख रहा था उसको। लेकिन उस टाइम में भी बैंक में पैसा तो अवेलेबल था, आप उसके जरिए कर सकते थे। पैसा उड़ तो नहीं गया था, या आप बिल्कुल पैसे खत्म तो नहीं हो गए थे, पैसे थे, एक्सेस नहीं थी, लेकिन बैंक वाले पैसे को तो एक्सेस थी। तो सबको उम्मीद थी कि थोड़े दिन में आगे पीछे ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसको जो सूट नहीं कर रहा था वो उसको वैसे यूज कर रहा था, वो उसको उतना ही अच्छा या खराब बता रहा था। इनको लग रहा था कि अच्छा बताने में लोगों को मुश्किल कम होगी तो ये अच्छा बता रहे थे। इनको लग रहा था खराब बताओ नहीं तो लोग हमारे साथ ही नहीं रहेंगे, तो ये उसको उतना ही खराब बता रहे थे। लेकिन लोग अपने अंदाजे लगा रहे थे। वो तो आंकड़े बता ही रहे हैं। लेकिन हमें भी, मुझे पर्सनली ये लगता था ये टेम्परेरी पेन है, हमारे पैसे कहीं हवा में उड़ नहीं गए, बस 2 महीने की एक्सेस नहीं है ना, 3 महीने की नहीं होगी, बस इतना ही है। 2-3 महीने, अब आप 40, 50, 60 साल के हो गए तो 2-3 महीने नहीं निकाल सकते, ऐसी बात है नहीं। एक विश्वास भी कोई चीज होती है अपने अंदर भी
कि 2-3 महीने के बाद तो सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मोहम्मद अली खान साहब, ओईसीडी के आंकड़े भी तो ये कहते हैं, ओईसीडी जो है एक थिंक टैंक है, इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, भारत का थिंक टैंक नहीं है, उसके आंकड़े भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था दुनिया की हम अभी भी हैं। सवाल ये कि कांग्रेस को थोड़ा सा रियलाइज करना चाहिए था, शायद आप लोगों ने जल्दबाजी कर दी। मनमोहन सिंह साहब इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने संसद में खड़े होकर कह दिया कि 2% गिरेगी, थोड़ा सा शायद उन्होंने जल्दबाजी कर दिया, राजनीतिक आरोप लगाने के उसमें आ गए। अशोक भाई, सबसे पहले तो मैं गोपाल भाई की बात का जवाब देना चाहूंगा। मेरे भाजपा के भाईजान कह रहे थे कोई सीमा नहीं थी, लोग पैसा तो था बैंकों में, लोग निकाल सकते थे। शायद मैं सो रहा था जब खर्च कर सकते, चलिए खर्च कर सकते, शायद मैं पता नहीं किस गुनूदगी में था मैं, मगर मुझे तो याद है कि 2000 रुपए पहले सीमा थी पैसे विड्रॉ करने पे। मैं अगर चेक से अपना पैसा निकालना चाहूं उस पे 10,000 रुपए सीमा थी, फिर रो के 15,000 हुई, फिर 24,000 हुई। अरे आपके खुद के आंकड़े जो आप छाप रहे थे शुरुआत में, आरबीआई दे रही थी, कभी कह रहे थे 1 लाख करोड़ अभी रिलीज हुए हैं 15 लाख करोड़ के खिलाफ, कभी कह रहे थे अभी 1,14,00,000 हुए हैं। आप खुद के आंकड़े आपके बताते कि पैसा पूरा हल्के बड़े स्लो पेस पे पैसा वापस आया है। तो खर्चा कहां से हो रहा है, मेरा पहला सवाल। आपने ओईसीडी का सवाल उठाया, ओईसीडी के आंकड़े मैंने देखे हैं, मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में क्षमता है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने की, अगर वो सही से एडमिनिस्टर की जाए। मगर मोदी जी ने क्या बोला? मोदी जी बोले जो हमने डीमोनेटाइजेशन किया है वो ऐसी चीजें कोई अर्थशास्त्री ही नहीं समझ सकता। तो भैया अब मोदी जी ये कह रहे हैं तो फिर ओईसीडी की रिपोर्ट भी पता नहीं किन आंकड़ों पे आधारित है। सर बोल रहे थे कि हमें डेटा अच्छा लगे बुरा लगे, अच्छा बुरे लगने की बात नहीं है। आदर और सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं हम जिन तथ्यों पर ये आधारित है उस पर सवाल उठा रहे हैं अशोक जी, और आपने सही कहा विपक्ष की जिम्मेदारी है कि ये सवाल उठाए। मुझे जवाब नहीं मिल पा रहा। मैं आपसे बस एक बात बोलूंगा, अभी क्या जवाब आप चाहते हैं? वो कह रहे हैं वो क्या जवाब हम जी बिंदु आपका क्या कह रहे हैं? दोनों मेहमान आपके हमारे इस बात से सहमत नहीं कि आंकड़ों को जो है वो फर्जी आंकड़े पेश किए जा सकते हैं, और जैसा कि जिंदल साहब ने कहा कि सीएसओ को आगे भी रहना है, अगर फर्जी आंकड़े साबित कर लाएंगे तो फिर आप फेल हो जाएंगे। दूसरी बात किसानों की आई, किसानों का लगातार हम देख रहे थे कि तमाम नेता, ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के नेता, आपके नेता लगातार कह रहे थे कि किसानों पर, लेकिन किसानों में हमने देखा है 9% बुआई जो है वहां पर बढ़ गई। लोग कह रहे थे कि उनके पास किसानों के पास जो है बीज के पैसे नहीं है और बीज नहीं है, किसान बुआई नहीं कर पा रहे। आंकड़े आते हैं तो कहते हैं कि 9% बुआई बढ़ गई। तो आंकड़े तो सभी दिखा रहे हैं कि आप जो आरोप लगा रहे थे वो राजनीतिक निकले। नहीं अशोक भाई, मैं इसलिए कह रहा था शुरुआत में, मैं कहना चाह रहा था एक्चुअली कि हम लोग आज यहाँ मौजूद हैं आपसे ये डिबेट करने के लिए, मगर बेहतर होता अगर आप काश्तकार, किसान, दुकानदारों को बुलाते और उनसे सवाल पूछते, वो आपको सच बताते कितनी उनकी बिजनेस हिट हुई है। आप मुझसे पूछते हैं कि मिसाल दो, 100 से अधिक लोग मर गए, जान ले ली उन्होंने अपनी इस डिमोनेटाइजेशन के चक्कर में, उन्हें भी आप लोगों ने नकार दिया, कहा कोई नहीं है वो तो क्राइम ऑफ पैशन है, पता नहीं क्या है। आप लोगों ने बोला ये जो किसानों के एक ग्रुप के बाद दूसरे ग्रुप ने स्टेटमेंट दिए, भारतीय किसान यूनियन और बाकी लोगों को तकलीफ हुई, इससे कोई इससे गोपाल जी भी मना नहीं कर सकते और शायद कोई भी मना नहीं कर सकता। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था 50 दिन तकलीफ होगी। मैं ये मानता हूं 50 दिन से ज्यादा लोगों को तकलीफ हुई, लेकिन लोगों ने तकलीफ झेली भी, लोगों ने तकलीफ झेली भी। पर सवाल क्या था? पर सवाल चारा और क्या था? कहानी नहीं, वो ठीक है, मैं कह रहा हूं मैं तकलीफ से इनकार नहीं कर रहा। मेरा सवाल जो है ये है, सवाल सबसे बड़ा ये, तकलीफ के बावजूद लोग इस फैसले के समर्थन में खड़े होकर नजर आए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप लगातार देखिए कि जितने अभी तक स्थानीय निकाय के चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे 11 तारीख को आएंगे, लेकिन स्थानीय जो अभी तक चुनाव हुए हैं वो सब दिखा रहे हैं कि कांग्रेस लगातार लूज कर रही है। अगर आपके आरोप में दम होता तो शायद आप जीत रहे होते, लेकिन एक सवाल हो जो बार बार उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं खाली नहीं हुआ, पैसा आया कहां? ओईसीडी और सीएसओ ने दोनों ने कहा कि इसका कारण क्या है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और अच्छे आंकड़े क्यों हैं? क्योंकि एक हमारी इकोनॉमी एक धर्रे पे चल रही थी, इतने सालों से जो ग्रोथ हो रही थी वह एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही पुष्ट कर रही थी, और भ्रष्टाचार से जो सोशल सिक्योरिटी थी वो बिल्कुल आखिर तक उन लोगों तक पहुंचती नहीं थी। अब बेटर डिलीवरी मैकेनिज्म हुआ, ये ओईसीडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। आप जिस व्यक्ति को सहायता करना चाहते हो, चाहे सब्सिडी के थ्रू, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, तो एक तो उस तक धन पहुंच रहा है। कृषि क्षेत्र को आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरा 131 किलोमीटर पर डे का रोड बना रहे हैं, आप उनको फर्टिलाइजर बेटर नीम कोटेड यूरिया दे रहे हैं। तो आप डिमोनेटाइजेशन के अकेले का इफेक्ट नहीं है कि ये हो गया, ये हमारे 3 साल के फोकस्ड अप्रोच से ये इसका रिजल्ट है। ये केवल डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी से ये ग्रोथ हो गई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात नहीं, एक और बात कह दूं कि आप ये समझिए नोटबंदी एक
एक उसका हिस्सा था। अल्टीमेटली ग्रामीण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र के विकास की बहुत आवश्यकता थी और वह हुआ है। डिसरप्टिव इकोनॉमी के बारे में उन्होंने कहा है, क्योंकि बेटर डिलीवरी मैकेनिज्म। ठीक है। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी कई चीजें मैं आपके विरोध को लूंगा, वहीं से शुरुआत करूंगा, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि डिमोनेटाइजेशन को लेकर, विमुद्रीकरण को लेकर जो कुछ चल रहा था, जो उसका विरोध चल रहा था, वो विरोध फिलहाल वो आंकड़े, जो आंकड़े सीएसओ के हैं, जो ओईसीडी के आंकड़े हैं, अगर उन आंकड़ों को देखें तो वो विरोध जो है धराशायी हो गया। हालांकि अभी भी कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये आंकड़े जो है फर्जी आंकड़े हैं। इसी चर्चा को आप बहस को आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। जब जेब में पैसे नहीं है तो ऑटो का कौन देगा? भीम देगा। सिंपल है, यूपीआई पिन सेट करो, भेजो और डन। 1 2 3। भीम ऐप डाउनलोड करें, पर अपने मोबाइल नंबर को बैंक खाते से जोड़ना ना भूलें। पढ़ने लिखने खेलने के दिन मजदूरी में गवाए, शाम को लौटूं तो बापू पूछे कितने पैसे कमाए। कितना अच्छा होता जो मैं स्कूल जाता, लिखता, पढ़ता, लौटता तो बापू पूछता बोलो क्या सीख कर आए। आपके बच्चों की आंखों में एक सपना है जिसे शिक्षा ही सच कर सकती है। मजदूरी नहीं, 14 वर्ष से कम उम्र में बाल श्रम करवाना कानूनन अपराध है। रुखसाना, आज भी तुम अपना फॉर्म भरने पोस्ट ऑफिस नहीं आई? आप तो जानते हैं शीला जी, दानिश के अब्बू तो अब रहे नहीं, बाहर के हर काम के लिए दूसरों के भरोसे रहना पड़ता है। तो अब निकलो। अल्पसंख्यक मंत्रालय के इस नई रोशनी योजना में तुम जैसी हजारों महिलाओं में नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। आज की औरत अब घर से खुद बाहर आएगी और बनाएगी अपना जीवन बेहतर। अल्पसंख्यक मंत्रालय की नई रोशनी योजना आपके लिए, सीखें और सशक्त बने। मदद हमारी, मंजिल आपकी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। उतार दे, छोड़ दो उसे, अभी तैयार नहीं हुआ वो। सुनीता, तुम्हारी बेटी की अभी काम करने की उम्र नहीं है। क्यों दीदी? ये तो सारे काम कर लेती है। बिल्कुल नहीं करेगी, ना यहाँ ना और कहीं। अभी बहुत छोटी है सुनीता, इसे तो स्कूल जाना चाहिए। ये 12 साल की है, इसकी उम्र में तो मेरी शादी हो गई थी। वो भी जुर्म था, और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना भी कानूनन जुर्म है। तुम क्या मुझे जेल भिजवाओगी? कहीं आप तो ऐसा अपराध नहीं कर रहे? अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ, टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। मुझे मिला, मुझे मिला, मुझे भी मिला, और मुझे भी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की इस योजना में छोटे कारोबारियों के लिए है टर्म लोन यानी मियादी कर्ज, जिसमें 10 लाख तक की मदद का प्रावधान है। एनजीओ से जुड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए है माइक्रो फाइनेंस स्कीम यानी लघु वित्त योजना, जिसमें है 50,000 तक का कर्ज। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है एजुकेशन लोन स्कीम, जिसमें है प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन। तो आप भी NMDFC की कर्ज स्कीम से लाभ उठाएं। हुनर को हौसला। मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो पापा। जब आप अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकते तो दूसरे बच्चों से कैसे काम करवा सकते हैं? 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए आपको जुर्माना या जेल भी हो सकती है। बाल श्रम को कहें ना। सरिता जी, इन दिनों आप अपने खान पान का ध्यान तो रखती हैं ना? अरे ये क्या, भोजन में साधारण नमक? आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें।
आपके शरीर में आयोडीन की कमी से आपका शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आयोडीन नमक इन सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ये नमक बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बच्चों को हंसता खेलता बचपन दें, अपनी संतान का भविष्य संवारें। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम विमुद्रीकरण के फैसले को लेकर के उसके बाद जो कुछ राजनीति हुई उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल हम इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि जो अभी आंकड़े आए हैं, सीएसओ के आंकड़े आए हैं, विकास दर जो है वो भारत की विकास दर जो है विमुद्रीकरण के दौर में भी लगभग 7% बनी रही। हालांकि विमुद्रीकरण नहीं होता तो ये 7.4% का अनुमान था, लेकिन अगले साल जो विकास दर होगी वो 7.1% रहेगी और कुल मिलाकर ये विकास दर बहुत अच्छी मानी जा रही है। इस सेंस में भी अच्छी मानी जा रही है कि अभी भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और डिमोनेटाइजेशन को बाद लेकर के जो कुछ कहा जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि विकास दर पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। कम से कम उस आकलन को और उन दावों को इन आंकड़ों ने झुठला दिया। इसी पर हम बहस को आगे बढ़ा रहे हैं। गोपाल कृष्ण जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ एस के जिंदल साहब हैं और साथ साथ कांग्रेस से मोहम्मद अली खान साहब। मोहम्मद अली खान साहब वो कह रहे थे कि जो आंकड़े हैं आप उसको सिर्फ एक रूप में देख रहे हैं, जबकि अर्थव्यवस्था में बहुत सारे पक्ष होते हैं, बहुत सारे पहलू होते हैं और उन सबका एक कलेक्टिव असर है कि जो है आज जो है वो 7% की हमें विकास दर दिख रही है। आप कलेक्टिव असर की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप कहते हैं कि आपका डिलीवरी सिस्टम इतना मजबूत हो गया पिछले 3 सालों में कि अब किसान की कोई शिकायत ही नहीं रही। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। 3 साल पहले आपने एक और बात कही थी पार्लियामेंट में खड़े होकर, कहा था कि जो नरेगा है ये हमारी नाकामी की निशानी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। सुन लीजिए मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा था नहीं, ये नहीं कहा था। और मैंने कहा था मैं इसका प्रचार हर जगह करूंगा आपकी नाकामी की निशानी का। मगर मेरा कहने का नरेगा को हम अभी ना उठाएं, नहीं वो मुद्दा नहीं है। नरेगा जिस तरीके से किसानों की रोजगारी से जुड़ी है वो बहुत अहम है, उसे समझना जरूरी है। सरकार ने बंद नहीं करी। सुन लीजिए मेरी बात, मुझे इजाजत दीजिए गोपाल भाई, मुझे इजाजत दीजिए गोपाल भाई, मुझे इजाजत दीजिए मैं अपना पॉइंट खत्म कर लूं। देखिए आप लोगों ने इस साल 48,000 करोड़ क्यों आपने नरेगा के लिए एलोकेट किए? जब आपने बोला कि स्कीम फेल है, क्योंकि नरेगा इनकम सप्लीमेंट है खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए। अगर आपको और ये आपकी नाकामी की निशानी कि आपको मजबूरी में वही स्कीम दोबारा रिवाइज करना पड़ी। मोहम्मद अली खान साहब, अगर आपका तर्क मैं मानूं, उस तर्क मैं ये उस तर्क के आधार पर मैं कह सकता हूं नरेगा पे जो भाजपा का विरोध था वो राजनीतिक विरोध था और डिमोनेटाइजेशन पे आपका विरोध वो राजनीतिक विरोध हो रहा है। अगर इस तरह से देखें, क्योंकि अगर नरेगा को इनको रियलाइज हुआ कि नरेगा अच्छी स्कीम है, इसको आगे बढ़ा रही है सरकार, तो आपको भी शायद अब रियलाइज होना चाहिए कि विमुद्रीकरण एक अच्छा फैसला था, इसके पक्ष में खड़े रहना चाहिए। ये इल्जाम लगा रहे हैं अब तो एक्सेप्ट कर लीजिए। हम तो तभी एक्सेप्ट करेंगे। मैं यही कह रहा हूं कि आंकड़ों को एक्सेप्ट कर लीजिए। हम नहीं कर सकते। विकास को एक्सेप्ट कर लीजिए। जितने काबिल अर्थशास्त्री इनके पास है उतने काबिल हमारे पास भी है और हम लोगों ने बड़ा सोच विचार के साथ हम लोगों ने इन आंकड़ों को पढ़ा है। मैं सुबह से 3 लेखक 3 बड़े राइटर्स के आर्टिकल्स पढ़ चुका हूं और अलग अलग सवाल उठ रहे हैं आपके आंकड़ों पे। वो तो निष्पक्ष है, उन पे आप क्या इल्जाम लगाएंगे? दूसरी बात देखिए, हम बार बार ये बात दरकिनार कर देते हैं अशोक भाई कि किसानों को इतनी मुश्किल नहीं हुई जितनी ये लोग छिपाना चाहते हैं, मगर हुई है। ये हुई है। आप चाहे फर्टिलाइजर के प्राइसेस में देख ले, चाहे आप किसानों से जाके पूछ ले, उनकी आमदनी पे बहुत असर पड़ा है। जिंदल साहब जैसे लोगों को भी हुई है और शायद गोपाल जी को आपको भी हुई है, मगर उसका असर, मगर अशोक भाई उसका असर ये हुआ है कि उनकी आमदनियां बहुत तेज रफ्तार से गिरी हैं और इसीलिए इन्हें नरेगा को इतने ऊंचे स्तर पे रीइंस्टेट करना पड़ा। आपको याद है शरद पवार क्या कहते थे नरेगा के बारे में? जिंदल साहब एक बात है, जैसे अभी मोहम्मद अली खान साहब ने कहा, मैं उसी बात से उठाता हूं। वो कह रहे हैं आज भी कई अर्थशास्त्रियों के आंकड़े पढ़ के आ रहे हैं, ये जो पूरा डिमोनेटाइजेशन का फैसला था, ठीक है कांग्रेस राजनीति कर रही होगी, हम ये मान सकते हैं, विपक्ष में राजनीति करेगी, मनमोहन सिंह कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन अमर्त्य सेन और ऐसे बहुत सारे अर्थशास्त्री थे जो कह रहे थे कि भाई इसका बहुत नेगेटिव असर होगा। तो ऐसा क्या है कि अर्थशास्त्री, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी अर्थशास्त्री थे जो कह रहे थे कि बहुत अच्छा फैसला, अर्थशास्त्री भी हम देख रहे थे सीधा सीधा बढ़ गए थे। तो आखिर इस फैसले में ऐसा क्या था कि अर्थशास्त्री इसको पढ़ नहीं पाए? देखिए, एक तो ये बिल्कुल ही नई चीज थी, उनके लाइफ टाइम में या मेरे लाइफ टाइम में पहली दफा ऐसा हो रहा था और इस स्केल पे हो रहा था। लेकिन अब जब पता लगा है कि वो पूरे आर्थिक सिस्टम का 2-3% का फैसला था, वो कोई 90-100% का फैसला नहीं था, इतना बड़ा फैसला नहीं था कि देश को हिला दे। अगर हैंडल ना किया जाए
ऐसे हैंडल ठीक से ना हो तो बलवे भी हो सकते थे, जी जी। लेकिन वो नहीं हुए भगवान की दया से। तो अब वो पीछे चली गई बात, कोई पूछता नहीं, कोई सोचता नहीं अब उसके बारे में, क्योंकि वो बहुत छोटा अंश था, उसकी इतनी अहमियत थी नहीं। 100 लोग दूसरी बात, छोटा अंश था। 100 लोग, नहीं, अगर वो- 125 करोड़ लोगों में 100 लोग जो है ना, अगर वो तकलीफ हुई है तो हुई है, लेकिन नहीं, वो अच्छाई तो देखना उससे- पड़ेगा। वो तो तकलीफ हुई है, उससे टैक्स कोई इनकार कलेक्शन, नहीं कर सकता, टैक्स बिल्कुल। कलेक्शन 11% बढ़ करके आया है। ये टैक्स कलेक्शन क्या करेगा? ये बाकी जो बचे हुए लोग हैं 125 करोड़, उनको ज्यादा ग्रोथ देगा, उनके लिए ग्रोथ का और ज्यादा काम हो सकेगा, जो बिना उसके नहीं हो सकता। तो इसकी जो अच्छाइयां हैं, अगर आप उसको देखो तो वो कहीं ज्यादा हैं, और अगर आप आंख मीच लो और उस 2-3% को और वो 100 लोगों को लेके बैठे रहो, तो आप वो भी कर सकते हो। ये हम नहीं आपके बोल अपने सकते ऊपर उन 100 निर्भर लोगों करता है। और जो अर्थशास्त्रियों के डिफरेंट व्यूज थे, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन होती है जी। लेकिन वो डाटा जो है, जो आगे के रिजल्ट्स हैं, वो दिखाते हैं कि कौन ठीक था कौन गलत है। ओपिनियन अपनी अलग अलग हो सकती है, हाँ, लेकिन बिल्कुल। डेटा अलग अलग नहीं हो सकते, जी। मेरा मानना है। उनके हालांकि- पास उनका कंपल्शन नहीं था। हाँ, मनमोहन हाँ। सिंह जी का कंपल्शन था ये बोलना जाकर के कि 2% तो इसमें तुम्हारा कम हो जाएगा। अमृता सिंह का कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक, पर मैं एक सवाल गोपाल जी आपसे एक अलग उठाना चाहता हूं। हम कांग्रेस के दावे अलग जगह, कांग्रेस के आरोप अलग जगह, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये आंकड़े सही हैं और कम से कम विमुद्रीकरण इस मामले में सफल रहा, और इस मामले में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो आरोप थे वो राजनीतिक आरोप साबित हुए। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि आपने ये भी कहा था कि इस विमुद्रीकरण से काला धन आ जाएगा बाहर, क्या उस मोर्चे पर, क्योंकि दो बड़ी बात थी कि अर्थव्यवस्था विकास दर गिरेगी, दूसरा ब्लैक मनी आएगी, क्या ब्लैक मनी उस हिसाब से क्या निकलेगी, निकल रही है? क्या हम उस हिसाब से विमुद्रीकरण को सही फैसला और अच्छा फैसला कह सकते हैं? देखिए, सफल कह सकते हाँ, हैं? काले कामयाब? धन में भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, उसके साथ मिला के लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात, काले धन से ब्लैक मनी के लिए यह हेल्प मिलेगी कि एक बार ऑडिट ट्रेल क्रिएट हो जाएगी। बैंकों में सब आ गया, हो सकता था कि ये बैंकों में नहीं आता, हमारे यहाँ पे सिस्टम में कुछ लोगों ने मैनिपुलेट किया, उसी सिस्टम के थ्रू चले तो ब्लैक मनी सिस्टम बैंकों में जमा हो गया, लेकिन केवल जमा होने से वो सफेद नहीं हो गया। अब पूरे 18 लाख नोटिसेस गए हैं, पूरी ऑडिट ट्रेल हो जाएगी। 3 लाख से ऊपर अगर डिपॉजिट जिन्होंने किए हैं उनको पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। तो जिसने जमा कर दिया कालाधन, अब तो वो गवर्नमेंट के चंगुल में आ गया ना, तो अब पकड़ा ही जाएगा। जितने नोटिसेस हैं, जितने ये सब है, इससे अल्टीमेटली उस काले धन को, जो कि सिस्टम से बाहर था, मेन फ्रेम में आ गया, उसका ऑडिट ट्रेल क्रिएट हो गया, सरकार पूरी उनकी एजेंसीज उसको पकड़ लेगी और आगे जनरेट नहीं होगा। अल्टीमेटली अगर हम जीएसटी पे जाते हैं, जीएसटी की तरफ जाते हैं, अभी तो देखेगा कितना फायदा होने वाला है विमुद्रीकरण का। जीएसटी में जाएंगे तो हमें फॉर्मल इकोनॉमी में सारी ट्रांजैक्शन को लाना है। जब हम टैक्स जो है, इनडायरेक्ट टैक्स आज 25 से 30% है, उसको 18% कर रहे हैं जीएसटी में, तो अगर फिर तो कर हमारी कलेक्शन कम हो जाएगी, रेट इतना कम कर रहे हैं। लेकिन जब ज्यादा ट्रांजैक्शन बैंकिंग सेक्टर से जाएगी तो टैक्स भी बढ़ जाएगा। जो संस्थाएं हमारे पास हैं, जिनके आंकड़े, हमें उस पर यकीन करना पड़ेगा, और संस्थाओं पर यकीन नहीं करेंगे तो सवाल है कि हम जाएंगे कहाँ? उन संस्थाओं पर हमें यकीन करना पड़ेगा। और जैसा कि जिंदल साहब ने भी कहा, ये आखिरी आंकड़ा नहीं है और ये आंकड़े आगे भी आएंगे, और जाहिर तौर पर जब ये आंकड़े सामने आएंगे तो आज भले ही स्वीकार न करे कांग्रेस, लेकिन 11 तारीख को जनता का एक बड़ा फैसला आएगा, 11 मार्च को, और उसके बाद 3 महीने बाद दोबारा आंकड़े आएंगे, तो ये देखना पड़ेगा। और ये हम उम्मीद करेंगे कि ये सारे सच्चाई जो है, जनता का फैसला भी और आंकड़ों की सच्चाई भी आगे आने वाले दिनों में और खुलेगी। और विमुद्रीकरण को लेकर जो बहस चली थी, तब जाहिर तौर पर सवाल कुछ और तीखे होंगे, सवाल कुछ और कड़वे होंगे, उनका जवाब देना शायद भारी भी पड़ सकता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया दो टूक में आपका शिरकत करने के लिए। आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।